कार्य करते हैं समाज के बीच में, तो हमारा अट्रैक्शन ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के तरफ जाता है। जब राजनीतिक पार्टियों का कोई ना कोई व्यक्ति समर्थन करता है, हर एक व्यक्ति को अधिकार भी है कि कोई भी किसी मत का हो सकता है, कोई किसी पार्टी को करता है, लेकिन क्या होता है कि सामाजिक संगठनों का दायित्व होता है कि समाज का उत्थान करे। हम कहाँ चूक जाते हैं? हम चूक जाते हैं कि जब राजनीतिक पार्टियों के नेता लोग आते हैं या राजनीतिक पार्टी का जो देखते हैं कि काफी रुतबा के साथ आते हैं, तो हमारे संगठन के पदाधिकारी क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं उनसे, उनके पद से, उनके सम्मान से, और वो उन राजनीतिक नेता के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो क्या होता है कि राजनीतिक नेता तो एक राजनीति करता है, उसे करना भी चाहिए समाज के लिए, लेकिन समाज का जो एक वर्ग है, जो संगठन, वो भी उसी को बनने के लिए उसके पीछे चला जाता है। अब उस वेब में क्या होता है कि राजनीतिक संगठनों से सामाजिक संगठन जुड़ते हैं और समाज छूट जाता है, और जब समाज छूट जाता है तो उसको आके कोई तोड़ता भी है, खरीदता भी है। इसलिए सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है कि समाज में काम करें। कैसे काम करेंगे? हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। हमको किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला सेंटेंस क्या है? इतनी मोटी पुस्तक है, उसमें क्या लिखा है? किसी भी समाज का उत्थान और पतन का कारण कोई दूसरा समाज नहीं, वह स्वयं होता है। किसी भी समाज का उत्थान और पतन का कारण कोई दूसरा नहीं, वह समाज खुद होता है। अगर जिन समाजों ने अपना उत्थान किया है तो उन्होंने जरूर कर्म किया होगा, संघर्ष किया होगा, और जिन समाजों को अगर उत्थान करना है तो उनको कर्म और संघर्ष करना होगा। उनको उसी प्रकार संघर्ष करना पड़ेगा जैसे दूसरे लोगों ने उन्नति की। तो हमको किसी को गाली देने की बजाय हमको हमारे समाज को कैसे उठाना है, उस पर हमको ज्यादा परिचर्चा करनी चाहिए। अब क्या है कि हमारे जैसे जीएसयू के संगठन है, उनकी सारी महती जिम्मेदारी क्या है कि हमारे समाज में जो गरीब समाज का जो छोटा बच्चा है, जो अभी पहली क्लास में जाने वाला है, या कोई 6वीं में है, या कोई 9वीं में है, या 12वीं में है, या कोई कॉलेज में है, या किसी को विदेश में पढ़ना है, तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? क्या समाज कर पाएगा? जैसे हमारे जीएसयू के जिला अध्यक्ष ने बोला कि भाई हमारे को चितरंगी में एक कोचिंग सेंटर खोल दो, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे आए हैं जो कक्षा पहली में जाएंगे, फिर इनको कक्षा 12वीं तक पढ़ाना है, लेकिन हर एक की ऐसी स्थिति नहीं होगी। हर एक के घर में मेरे समान पढ़ा लिखा या हमारे पैगाम जी जैसा पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो किसकी जिम्मेदारी हर गांव में उसको सर्वे करने का कि कौन सा बच्चा पहले स्कूल में जा रहा है? तो जीएसयू के बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स यूनियन है, हमारे जो कर्मचारियों के यूनियन है, इनको सर्वे करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को हम स्कूल में भेजवाएं। तो इसके लिए कैसे भिजवाएंगे? उसके लिए आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया। अभी आप सिंगरौली वाला अपना उसमें देखे होंगे कि एकलव्य स्कूल और आदर्श वाले में एग्जाम होने वाला है, उसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मतलब है कि मोबाइल में या लैपटॉप में भरना है। तो हमारे बच्चे को तो नहीं आता होगा, गांव वाले को, हर एक को, तो कौन करेगा ये काम? हमको भाषण नहीं करके हमारे उन बच्चों का लिस्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा पढ़ रहा है, उसका हम ऑनलाइन कर दें, उसको ज्ञान दें कि कहाँ एग्जाम होगा, कहाँ परीक्षा दिलवाना है, कहाँ परीक्षा दिलवाना है तो उसको रुकवाना कैसे है, उसको कैसे हॉस्टल में भर्ती करवाना है। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? समाज को ही लेना पड़ेगा। अगर समाज ये जिम्मेदारी लेता है तो एक ऐसा सशक्त समाज हम बना सकते हैं कि फिर हमारे नेता को कभी हार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने नेता को तभी, नेता भी जब संगठन ताकतवर होगा जब समाज ताकतवर होगा। अगर समाज कमजोर होगा तो नेता भी कमजोर ही होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ योजनाएं हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। प्राथमिक शालाएं 12,643 है और माध्यमिक शालाएं हैं 4,359। वैसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 830 और विशिष्ट शालाएं जिनके बारे में बात कर रहा था, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 33, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 8
और जिला स्त्री उत्कृष्ट विद्यालय माध्यमिक 9 और गुरुकुलम HR और कन्या परिसर 82, यहाँ हमारी बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं। इसमें GSU के स्टूडेंट चिन्हांकित कर लें कि कौन लड़की अच्छी पढ़ने वाली है और कौन लड़का अच्छा पढ़ने वाला है। और ऐसे अगर 15-20 बच्चे इस गांव के हैं तो उन बच्चों को चिन्हांकित करके आप जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो तनख्वाह प्राप्त करते हैं उनको संपर्क कीजिए कि भाई ये 12-20 बच्चे हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चे, इन लोगों को अपन को एग्जाम दिलवाना है। फिर उसकी व्यवस्था हम लोग शहर से करेंगे, लैपटॉप लाएंगे, आप लोगों को लैपटॉप देंगे कि ऑनलाइन यही गांव से हो जाए उनका एग्जाम कहाँ दिलवाना है और कौन से उसमें एडमिशन करवाना है। ये व्यवस्था कोई शहर से आके अधिकारी नहीं करेगा, उसको कोई जरूरत नहीं है। हमको अगर समाज को उठाना है तो हमारे को ये योजनाओं का लाभ लेना पड़ेगा। ये योजनाओं का लाभ के क्या है? प्राथमिक शालाओं में शाला जाने समस्त बालक बालिकाओं सीधे कक्षा पहली प्रवेश में दिया जाता है। आने उसके लिए आश्रम भी है, लेकिन आश्रम में छोड़ना नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है, GSU की जिम्मेदारी है, कर्मचारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है, सरपंच की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को कैसे हम लाभ दिलवाएं। माध्यमिक कक्षा में 5वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सीधे 6वीं में प्रवेश। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को पैसा भी है। पैसा क्या है कि प्रथम समूह में डिग्री, पोस्ट और ग्रेजुएट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, MPhil, PhD आदि छात्रवासी जो है उसको 1500 रुपया है और गैर छात्रवासी जो शहर में रहते हैं उनको 550 रुपया है। द्वितीय समूह में है डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जैसे B फार्मेसी, नर्सिंग, B नर्सिंग, LLB आदि में छात्रवासी लोगों को है 820 रुपया और 530 रुपया। इसी प्रकार और तृतीय समूह में है 570 रुपया जो छात्रवास में रहते हैं और जो गैर छात्रवासी है वो 300 रुपया। चतुर्थ समूह में 11वीं और 12वीं वाले हैं उनको 380 रुपया और 230 रुपया। अब ये 230 रुपया या 380 रुपया मैं बोल रहा हूँ, इसका जब पूरा जिला का लेंगे तो पता चलेगा कि ये 100-200 करोड़ है, लेकिन इसका देखने वाला कोई नहीं है। इसका देखेगा कौन? तो समाज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो देखेगा, उसकी जिम्मेदारी है। तो GSU ने ऐसे काम करना चाहिए, कर्मचारी अधिकारियों ने ऐसे काम करना चाहिए कि जो शासन की सुविधाएं हैं, जो हमको प्राप्त है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसकी जानकारी हमको समाज को देना चाहिए कि हम अपने समाज को कैसे उठाएंगे। उसी प्रकार आपका भारत सरकार में 9वीं और 10वीं के लिए अध्ययनरत अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है कि जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, आवास में रहते, उनके लिए भी सुविधा है कि अगर शहर में रहता है तो 1500 रुपया, तहसील में रहता है तो 1000 रुपया। तो आने जिन छात्रावास में जिन बच्चों को जो छात्रावास में गए तो उनको तो छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन जो जिनको छात्रावास में किसी कारण से एडमिशन नहीं मिला उसके लिए आवास भत्ता है। तो शहरी क्षेत्र में 1500 रुपया है और तहसील क्षेत्र में 1000 रुपया है। ये सरकार ने दिया हुआ है, लेकिन हमारे किसी आदमी ने लिया क्या? नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो हम उनको जानकारी देंगे। हमारे पैगाम जी जैसे, मार्को जी जैसे लोग ट्राइबल अधिकारी को घेर के पैसा दिलवाएंगे समाज को। तो हमारे पास टीम तैयार करना पड़ेगा कि अपने समाज को हम कैसे उठाएंगे, क्योंकि हमारे ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे यही कल का भविष्य है। हम लोग इनको सही मार्गदर्शन सभी दे। भाषण हम बढ़िया बढ़िया करें, अच्छी बात है, लेकिन बेसिक चीज ये है कि समाज को उठाने के लिए उसको शिक्षित करना पड़ेगा। और समाज के नाम से हजारों करोड़ रुपया जो आता है उसका मजा कोई दूसरा ले रहा है। उसको वास्तविक में इस समाज के लिए खर्चा करवाने की जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे लोगों की है। तो ये काम भी हमको करना पड़ेगा और GSU इसमें बहुत अच्छा रोल कर सकती है। दूसरी चीजें हैं, आपका जो PSC करना चाहता है, अगर दिल्ली में उसको रहना है तो उसमें दिल्ली में रहने के लिए उसकी व्यवस्था है। अगर कोई विदेश में पढ़ना चाहता है तो उसको 7 लाख रुपया आने पर $1400 करीब है उसका। अगर 75 से गुणा करेंगे, डॉलर का रेट आज का शायद 74 रुपया है, तो ऐसे 7 लाख रुपया होता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए। और ट्यूशन होता है $1500, मतलब 8 लाख करीब ट्यूशन फीस देता है। यहाँ से विदेश जाने के लिए फ्लाइट का टिकट भी देता है, वीसा के लिए भी पैसा देता है। ये सारी जानकारी हमको अपने समाज में लेना पड़ेगा,
एमफिल करने के लिए पैसा है, आपका पीएचडी करने के लिए पैसा है, और ये सारा पैसा फंड में रखा रहता है, लेकिन उसको खर्चा करने वाला कोई नहीं है। तो इसकी सारी सुविधाएं जो यहाँ पर दी गई हैं, वो सुविधाओं को अगर हम लोग दोहन नहीं करेंगे, हमारा समाज हमारे गरीब बच्चों के लिए आगे नहीं आएगा, उनको वो फैसिलिटी नहीं दिलवाएगा, तो हम बहुत भाषण करते रहें, हम लोग अच्छे नेता भी नहीं बन पाएंगे और समाज भी कमजोर रहेगा। इसलिए हमको समाज को उठाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। मेरे पास में और भी बहुत सारी जानकारी है, मैंने पूरा डाउनलोड करके लाया है। जीएसयू के लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं। आपका संविधान में 271 करके है, उसमें हमारा पॉपुलेशन के आधार पे फंड मिलता है। हम बहुत सारे बिजली की योजनाएं कर सकते हैं और उसका फंड करोड़ों रुपए में आता है, जिसको ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 89 जो ब्लॉक्स हैं वो ट्राइबल के हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको हमको लेना चाहिए, और अगर हम उन सुविधाओं का लाभ लेते हैं और हमारे समाज को साथ साथ चलते हैं, तो हमारे बच्चे अच्छे आने वाले समय में बड़े ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर और इसी में से अंबेडकर टाइप के लोग भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने समाज को नहीं देखे, अगर हम अपना कपड़ा लत्ता और गाड़ी में घूमते रह गए, तो हमारा समाज छूट जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे, समाज भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है सारी लोगों से कि जो भी अगर किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहता है, तो जीएसयू के लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा कि क्या क्या सुविधाएं हैं भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जो आदिम जनजाति कार्यालय के विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ तक कि अगर छात्रावास में किसी को डेथ हो गया तो इमीडिएटली उसको 25,000 मिलना है, उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसको 10,000 रुपए इमीडिएटली मिलना है। तो ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे बच्चों को उसकी जानकारी नहीं है, या ये जानकारी हमको हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को भी देना है, गांव में कोई है तो उसको भी देना है, क्योंकि ये राइट्स उनको मिले हैं और उनका फंड आके पड़ा रहता है। उस फंड को खर्चा करवाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये अगर सब समाज में हम करते हैं तो ये हमारा समाज आगे उठ पाएगा। मैं योजनाओं बोलूंगा तो और बहुत सारी चीज हो जाएंगी। मैं आपको धर्म संस्कृति की ओर ले जाता हूं कि हमारा एक भाई बोल रहा था कि नेहरू जी ने लिखा है कि गोंडवाना धर्म संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। जननी मतलब माँ है। अब ये बात है कि इसमें भारत में तो बहुत सारी संस्कृति है और बहुत सारी भाषा भी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनकी भाषा प्राचीन है, लेकिन ज्यादातर गोंडी समाज के लोग बोलते हैं कि गोंडी भाषा प्राचीन है। तो भाई इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं? तो मैंने तो इस बुक में सिद्ध कर दिया है कि गोंडवाना संस्कृति और जो गोंडी भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, और इसको मैं प्रसारित करूंगा जीएसयू के लोगों को, वो अपने समाज में लोगों को बढ़ाएंगे और उनको पता चल जाएगा। मैं आपको इसको सिंपल चीज में बता देता हूं और उससे आप लोग समझ जाएंगे। अगर डिटेल में होगा तो फिर कभी बात करेंगे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आधी रात में आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ भाई? बात करेंगे हम लोग। किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से। क्यों नहीं मालूम किसी को? अंग्रेजों से हुआ ना। अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 के आधी रात को भारत देश आजाद हुआ। तो किससे हुआ? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने किससे सत्ता ली थी? मुगलों से। किनसे? मुगलों से। मुगलों से। किनसे ली थी? मुगलों से। मुगलों ने इस देश में कितने साल तक राज किया? करीब करीब 800 साल तक। मुगलों ने किससे सत्ता ली थी भाई? बड़ा सिंपल है। हम आज से बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को 12 बजे भारत देश आजाद हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हर वर्ष 15 अगस्त मनाते हैं कि नहीं मनाते? मनाते हैं। जब हम 15 अगस्त मनाते हैं पूरे भारत में, इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो किससे आवाज हुआ? आजाद हुआ अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने किससे सत्ता ली थी? मुगलों से। मुगलों ने किससे सत्ता ली थी? मुसलमानों से। बोलो भाई। आर्यों से ली। आर्यों से। आर्यों से कब ली थी? 6वीं और 7वीं शताब्दी में। आर्यों ने किससे सत्ता ली थी? अनार्यों से। अनार्यों से। और अनार्य कौन है? हम लोग हैं। अब बताओ
तो इसमें क्लियरली बात होता है कि बहुत साइंटिफिक और तथ्यपूर्ण बात करना चाहिए, और कहीं भी बात करना चाहिए तो सीना ठोक के बात करना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ। अंग्रेजों ने किससे सत्ता ली थी? मुगलों से सत्ता ली थी। मुगलों ने किससे सत्ता छुनाया था? आर्यों से छुनाया था। आर्यों ने किससे सत्ता छुनाया था? अनार्यों से छुनाया था। और अनार्य कौन है? हम लोग हैं। अनार्य कौन लोग हैं? हम लोग हैं। हम लोग कौन लोग हैं? गोंडवाना के। गोंड एक होने से गोंडवाना नहीं होता है। गोंड जाति के कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखो, 56 उपजातियां हैं, 56 उपजातियां हैं। आप जाके देख लिए, पूरे भारत में अपने मध्य प्रदेश में शायद 46 जातियां हैं, 46 जातियां। 46 जातियों में जो गोंड की उपजातियां हैं वो 56 उपजातियां। अब 56 उपजातियों में गोंडी की भाषा बोली जाती है। अब अनार्यों ने तो किसी से नहीं ली थी, अनार तो यहीं से थे। तो अगर जब अनार्य पहले से यहाँ पे राजसत्ता थे तो उनकी तो भाषा रही होगी, उनके तो धर्म रही होगी, तभी तो उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता बनाए। तो भाई ये बात क्लियर होती है कि यह पृथ्वी बनी तब से प्रथम, ये पृथ्वी बनी तब से प्रथम इस देश के हम वासी हैं। ये पृथ्वी बनी तब से प्रथम इस देश के हम वासी हैं। भारत बना है बाद में, पहले से आदिवासी है। भारत बना है बाद में, पहले से आदिवासी हैं। अब आदिवासी कौन है? भारत देश में 3 प्रकार के आदिवासी हैं। कौन 3 प्रकार के आदिवासी है? एक जो पिछड़ा वर्ग है, दूसरा जो शेड्यूल कास्ट है, और एक जो मूल आदिवासी है, जिसमें कौन आते हैं? जिसमें बैगा भी आता है, जिसमें खैरवार भी आता है, जिसमें मुंडा भी आता है, जिसमें भील भी आता है, जिसमें उराव भी आता है। तो इन आदिवासियों के बीच में भी तो समन्वयता नहीं है। जब ये आदिवासियों में समन्वयता नहीं है तो शेड्यूल कास्ट कैसे आपसे बात जुड़ेगा? जब आपके आदिवासियों के बीच में समन्वयता नहीं है तो ओबीसी आपके साथ कैसा जुड़ेगा? यहाँ जायसवाल जी आए हैं जी, आप जायसवाल जी हैं। इनका जायसवाल जी का असली जाति जो है कलार होता है, मेरी समझ में कलार होता है। कलार गोंडी का शब्द है। कलार गोंडी का शब्द कैसे है? ये गोंडी का अभिनंग है। कलार का मतलब होता है, कल का मतलब होता है दारू। गोंडी में कल का मतलब होता है दारू, और लार का मतलब होता है उसको, लार को पकाने वाला, महुआ के लार को। तो क्या बना? कलार। जो शराब का व्यवसाय करता है, जो शराब को चुड़ाता है, शराब को बनाता है, वो कौन हुआ? कलार। और ज्यादातर जायसवाल लोगों का बिजनेस भी भारत में बड़े बड़े अगर दारू के जिनके भट्टे ठेके हैं और भट्टे हैं, उसमें जायसवाल लोगों का कब्जा है। क्यों? क्योंकि उनका जाति पुश्तैनी गोंडियों के समय से है। क्योंकि गोंडी राजाओं के समय में सब सेनाएं युद्ध करके आती थी, तो कलार के बनाए हुआ शराब का सेवन करके वो थकावट उतारते थे। तो हमारी संस्कृति में हर चीज है, यहाँ तक कि ओबीसी की बहुत सारी जातियों के सरनेम भी गोंडी में है। बैगा लोग भी मरकाम लिखते हैं, खैरवार भी हमारे हैं। तो जब हम बृहद गोंडवाना का निर्माण जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम सशक्त संगठन का निर्माण नहीं कर सकते। हम एक ही गोंड जाति को लेके आगे अगर बढ़ेंगे तो सिर्फ हम बिकते रहेंगे और पिटते भी रहेंगे। हम पूरे आदिवासियों को एक करना पड़ेगा। तो कैसे एक करेंगे? आप लोगों को कैसे एक करेंगे? समस्या तो है ना। क्यों? क्योंकि आपको जातियों के आधार पर बांट दिया गया। ये कैसे बांटा गया? कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन लाया गया। ये कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन कैसे लाया गया? ये राजगोंड है, ये मैदानी गोंड है, और वो पहाड़िया गोंड है, उसको दूर रखो। राजगोंड फूल के पक्का, मैं राजगोंड। वो राजपूतों के साथ बैठना शुरू कर दिया और वो मैदानी गोंड को छोड़ दिया। वैसे ही बैगा लोगों का हो तो जो गोंड राजा था वो राजपूत और आर्यों के साथ व्यवहार और विचार और शादी विवाह जब करना शुरू किया, अपने आप को राजपूत करने लगा। और उसका जो पुजारी था, प्रधान,
उसको अछूत कर दिया गया, क्योंकि उस जगह में दूसरे पूजा वालों ने हथिया लिया। रानी दुर्गावती का जो 1857 में जो संग्राम था और इनका जब शहादत हुआ तो उनके किले में कौन मिला? उनके किले में खाना बनाने वाले 2 ब्राह्मण मिले, बाकी वंश किधर था? कोई मरकाम नेता क्यों नहीं मिला? जितने राजा रजवाड़े हैं, मरकाम लोगों का धमदागढ़ जो है, धमदागढ़ है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे एक मूर्ति में ब्राह्मण समाज ने कब्जा करके रखा। बोला हमको राजा साहब 300 साल से दिया है यहाँ पूजा करने के लिए, वो करता है पूजा। बाकी गौड़ समाज के लोग उधर पूजा करते हैं, वहां पे बूढ़ा देव का। लेकिन वो 300 साल पहले कौन से राजा ने उसको रखा था? ये शोध का विषय है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये पूरे समाज को इकट्ठे कैसे किया जा सकता है। तो इसको इकट्ठे करने का एक रीजन होता है। कैसे एक रीजन होता है? जब यहां पर अंग्रेज आए तो उन लोगों ने सारे लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू किया कि नहीं किया? किया। आज भी क्रिश्चियन बनाते हैं जी। उसके पहले मुगल लोग आए थे तो उन्होंने भी मुसलमान बनाना शुरू किया कि नहीं? किया। आज भी आज सबको पकड़ के हिंदू बना रहे हैं कि नहीं? बना रहे हैं। तो सारे के सारे लोग धार्मिक आधार पर लोगों को अपने अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। क्रिश्चियन भी लाना चाहता है ज्यादातर लोगों को अपने समूह में, मुसलमान भी लाना चाहता है ज्यादातर लोगों को अपने समूह में, हिंदू भी लाना चाहता है अपने लोगों को समूह में। हर कोई धर्म अपने अपने समूह को बढ़ाना चाहता है। अब बात यह आई कि आपका इतना बड़ा समूह था जो आर्यों से लड़ाई करने के 5000 साल लड़ने के बाद से अंग्रेजों की लड़ाई तक सबसे ज्यादा शहीद होने वाला अगर कोई आदमी था तो वो आदिवासी था। अगर ये आदिवासी कोई झारखंड में लड़ रहा था, कोई आंध्र प्रदेश में लड़ रहा था, कोई महाराष्ट्र में लड़ रहा था, कोई मध्य प्रदेश में लड़ रहा था, कोई छत्तीसगढ़ में लड़ रहा था, अगर ये सारे भारत के आदिवासी एक साथ लड़े होते तो 150 साल पहले ही देश आजाद हो गया होता। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, 100-150 आदिवासी ऐसे हैं जिनको झूले पर लटकाया गया है, जिनको गोली मार दी गई है, जिनको तोप से उड़ाया गया है। इनका इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो ये ज्यादातर शहीद होने वाले, इस देश के लिए लड़ने मिटने वाले, इस देश के लिए खून बहाने वाले सबसे ज्यादा कौन है? आदिवासी। क्यों है ये आदिवासी? क्यों है? क्यों भाई ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों खून दे रहे हैं? क्योंकि ये मिट्टी हमारी है। जिसकी मिट्टी होती है, जिसका खेत होता है, जिसका गांव होता है, वो खून बहाता है, कोई दूसरा मुफ्तखोर नहीं बहाता है। मुफ्तखोर सिर्फ लड़ाता है, लड़ाई करवाता है। तो ये आप देखेंगे कि हर समूह अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब इसमें साइंस है। क्या है इसमें साइंस? इसमें साइंस ये है कि एक जो राज सत्ता होती है, आज एक प्रधानमंत्री है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा। तो राज सत्ता क्या होती है? आती है और जाती है, आती है और जाती है। लेकिन धर्म सत्ता स्थायी होती है। इसलिए उन लोगों ने 800 साल तक राज्य किया तो उन लोगों ने अपने मुसलमान धर्म को बढ़ाना चाहा। क्रिश्चियन लोग आए तो उन्होंने भी अपने धर्म को बढ़ाना चाहा। जो आर्य लोग थे वो भी अपना समूह आज भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए धार्मिक आधार पर, हम धर्म के आधार पर हमको तोड़ा गया। ऐसे भी क्या बोला जाता है कि किसी भी समाज को अगर समाप्त करना है तो उसकी धर्म संस्कृति और भाषा को खत्म कर दो। उसकी धर्म संस्कृति और भाषा को खत्म कर दिए तो वो अनाथ हो जाता है। जिसकी भाषा नहीं, जिसकी धर्म नहीं, जिसकी संस्कृति नहीं, वो मनुष्य कहाँ जानवर हो गया। जानवर की कोई संस्कृति नहीं होती। इसलिए भारत देश के आदिवासियों ने अगर देखेंगे तो उनकी एक धर्म संस्कृति है। कैसे है? आप लोग यहाँ मध्य प्रदेश में नवाखाई पूनल, दाना पूनल तिंदाना करते हैं कि नहीं? नया आना जाने से पूजा करते हैं कि नवाखाई करते हैं? नया खाना क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नया चावल को पूजा करते हैं। जब हम पूजा करते हैं जी, नवादाई गोंगो। हाँ, नवादाई गोंगो बोलते हैं, है ना जी। उसको गोंडी में बोलते हैं पूनल दाना तिंदाना। पूनल का मतलब नया, दाना का मतलब अनाज, तिंदाना का मतलब खाना जी। तो जब पूनल दाना तिंदाना करते हैं उसी को यहाँ वो बोलते हैं छत्तीसगढ़ में नवाखाई।
जी जी। और उसी को जब उड़ीसा में जब वो वहाँ के आदिवासी करते हैं तो वो बोलते हैं नुई खानी, लेकिन जब झारखंड का आदिवासी उसी पूजा को करता है तो जमनवा बोलता है। यहाँ पोला के समय बैलों की पूजा की जाती है, जी बैलों को दौड़ाया जाता है, बैलों को रंगाया जाता है पोला के समय, गोंडवाना संस्कृति में। और ये गोंडों के बीच में यहीं पे नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है। अब गोंडी का आप देख लीजिए, अगर यहां से चलेंगे गोंडवाना का अगर एक अंग के ऊपर में देखें तो ये जो गोंडी भाषा है ये द्रविड़ लैंग्वेज है, एंशियंट लैंग्वेज है। इसका मीनिंग शरीर से आता है। तल्ला मतलब तमिलनाडु, सबसे ऊपर में तल्ला तमिलनाडु। तमदुल भी बोलते हैं, तमदुल का मतलब होता है शरीर। तल्ला कनक, इसको आंख को बोलते हैं गोंडी में कनक। कनक कनक जिसको कर्नाटका जिसको बोलते हैं, दोनों को मिला दिए तो आंध्रा इसको पेट को बोलते हैं। और केरल का मतलब होता है काल्क, काल्क से मतलब का, और कई होता है केरल से मतलब। तो आप देखिए कि अगर ये हम इस प्रकार से अगर देखते हैं भाषा के बारे में तो ये पूरे तमिल में भी जो बोला जाता है गोंडी है, कर्नाटक में भी जो बोला जाता है वो गोंडी है, आंध्र प्रदेश में भी जो बोला जाता है गोंडी है, बस्तर में भी बोला जाता है गोंडी है, सिवनी बालाघाट मंडला में भी बोला जाता है वो गोंडी है। अब बात यह है कि इतने स्टेट में गोंडी बोला जाता है, लेकिन गोंडी भाषा को आज तक 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया क्या? नहीं किया। जब मद्रास के आदमी को मद्रासी बोलते हैं, गुजरात के आदमी को गुजराती बोलते हैं, पंजाब के आदमी को पंजाबी बोलते हैं, तो इतने प्रदेश में जब गोंडी भाषा है तो कैसे नहीं उसको गोंड बोलेंगे? तो ये 1956 में जो भाषाओं के आधार पर प्रदेशों का विभाजन हुआ, उस समय कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप कमजोर थी, जो गोंडवाना मांगने में कामयाब नहीं हुई। नहीं तो गोंडी भाषा के आधार पर अगर एक गोंडवाना का निर्माण होता तो आदिवासियों की दशा शायद और भी अच्छी होती। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? हम लोगों ने धार्मिक आधार पर एक होना चाहिए। तो धार्मिक आधार पर एक होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको सभी आदिवासियों जातियों को भी अपनाना पड़ेगा कि वो भी आदिवासियों के ही हमारे अंग है। बैगा को भी अगर देखिए, कोरकू को भी देखिए, कमार को भी देखिए, जब उनको आप घुस के देखेंगे तो पता चलेगा कि सब एक ही देवी देवता को पूजा करते हैं। और इसको हमने प्रूफ किया है कोरबा के अंदर, विश्व की प्रथम आदिवासी शक्ति पीठ बना के। वहां पे जो ननकीराम कंवर जी थे, होम मिनिस्टर थे, वो कंवर जनजाति से आते हैं। उन लोगों से, मुखिया लोगों को पूछा, उनके 2 गढ़ होते हैं, एक 5 गढ़, एक 7 गढ़ कंवर समाज। दोनों से बुला के पूछा कि आप लोग किसका पूजा करते हैं, आपका इष्ट देव कौन है? तो उन्होंने बोला हमारा ग्राम गोसैया ठाकुर देवता है। हमने कहा ठीक है। खैरवार लागों को पूछा कि आप लोग किसका पूजा करते हैं? उन्हें बोला हम दूल्हा देव का पूजा करते हैं। हम लोगों ने उराव और भील लोगों को उधर पूछा, बुला के मुंडा लोगों को, वहां पे एक अनुसंधान हुआ तो उन्होंने बोला कि हम वो सरना का पूजा करते हैं। सरना में क्या रखते हैं? बोले त्रिशूल रखते हैं। ऐसे ही हमने 33 जाति के लोगों को बुलाया और पता चला कि वो सारे देवी देवता गोंडवाना के अभिनंद हैं। क्योंकि जब गोंड पीढ़ी पूजा करता है छत्तीसगढ़ में तो ठाकुर देव की भी पूजा करता है। जब ठाकुर देव की पूजा करता है तो वो कंवर कहां से अलग हुआ? कंवर भी बूढ़ा देव की पूजा करता है, वो सरना देव की भी पूजा करते हैं। तो धार्मिक आधार पर अगर भारत के आदिवासियों को एक किया जाए तो भारत के आदिवासी एक हो सकते हैं। और एक ही आधार हो सकता है, धार्मिक आधार। क्योंकि मीन का मतलब होता है मछली, जो कि मीणा जो लोग हैं, जो लोग मीणा लोग हैं वो भी गोंडी से है, मीन होता है मीन। और संथाल भी जो शब्द है वो भी गोंडी से आया हुआ है। तो ये जितने भी शब्द हैं वो गोंडी से लिए गए हैं। इनको जब हम धार्मिक आधार पर जोड़ेंगे तो अगर हम ये एक शब्द में बोल सकते हैं कि भारत देश के आदिवासी धार्मिक आधार पर एक हैं, तो हम सब भारत आदिवासी एक हो सकते हैं। और उसके लिए एक ही आधार हो सकता है, हमारा धार्मिक आधार। क्योंकि सबका धर्म संस्कृति एक है, सबका खान पान एक है, सब बलि देते हैं, सब पूजा करते हैं, सबके अपने अपने देवी देवता हैं, वो पूरे गोंडवाना के देवी देवता है। इसलिए धार्मिक आधार पर एक हो सकते हैं। तो इसलिए हमने 33 जाति के, 42 जातियां हैं छत्तीसगढ़ में, 33 जातियों के आदिवासी लोग
एक ही जगह में अपने अपने देव का स्थापना किए है। जब इधर पे मुंडा और उराव और संथाल पूजा करता है सरना देव का, तो बीच में गोंड बड़ा देव का पूजा करता है। उधर पे कंवर करता है ठाकुर देव का, तो जब गोंड पूजा करता है तो सरना देव वाले को बोलता है जय सरना देव, तो वो क्या बोलेगा, जय बूढ़ा देव बोलता है। मतलब भील मुंडा उरावी जय बड़ा देव बोलने लगा। अब इधर अब उसको कंवर लोग पूजा करते हैं, तो वो कंवर उसको बोलता है जय बूढ़ा देव, तो गोंड भी उसको बोलता है जय ठाकुर देव। अरे तू मेरे इष्ट देव की पूजा कर, मैं तेरे इष्ट देव की करता हूं। तो ये क्या हुआ, उन लोगों ने कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन लगाया। हमारे बीच में क्या किया, षड्यंत्र किया, कन्फ्लिक्ट किया, कंपटीशन लगाया। हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज टू ईच अदर एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हमने क्या किया, हर जाति क्या करेगा, हम भी अगर दूसरे जातियों को सम्मान देंगे तो वो भी हमको सम्मान देंगे। इस प्रकार हम आदिवासियों को, भारत के आदिवासियों को धार्मिक आधार पर एक धार्मिक आंदोलन चलाकर एक कर सकते हैं। अगर हम धार्मिक आधार पर भारत के आदिवासियों को एक कर देते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा संगठन होगा और धर्म सत्ता स्थायी होती है, क्योंकि ये प्रूव है कि पिछले 5000 साल से सब लोग अपना अपना बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रूव क्या है कि राज सत्ता आती है और जाती है, आती है और जाती है, धर्म सत्ता स्थायी रहती है। जब तक आदिवासी धार्मिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर एक था, तब तक आदिवासी हारता नहीं था। जब तक आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर ताकतवर था, तब तक आदिवासी हारता नहीं था। जब भी गोंड राजा जाता था युद्ध में, उसके साथ उसके देवी देवता भी लड़ते थे, लेकिन उसके धर्म और संस्कृति को भ्रष्ट किया, उसके धर्म और संस्कृति को खत्म किया, इसलिए आज ये स्थिति है। इसलिए भारत देश के आदिवासियों ने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अभी जो 2021 की जनगणना होनी है, उसमें अपना धर्म का कलम जरूर लिखवाएं। बल्कि छत्तीसगढ़ में तो ओबीसी समाज और शेड्यूल कास्ट के समाज लोग भी आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि हम भी वही धर्म लिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत में धार्मिक आधार पर अगर देखा जाए तो गोंडों के पास जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अमूल्य धरा है। क्यों? क्योंकि गोंडी शब्द का हर लैंग्वेज साइंटिफिक है। मैं बताता हूं, पाल को गोंडी में, दूध को गोंडी में पाल बोलते हैं। गोंडी में दूध को क्या बोलते हैं? पाल। पाल। और नी मतलब होता है तेल, कोई सा भी तेल। मिट्टी तेल है तो मिट्टी नी बोलेंगे, सरसों नी बोलेंगे। तो नी का मतलब होता है तेल। और पाल धन नी, पालनी, तो घी को क्या बोलते हैं? पालनी। यानी दूध से निकला हुआ तेल मतलब क्या हुआ? पालनी। यानी गोंडी के एक एक लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। और मैरिज मर्मिंग गोंडी का शब्द है, उसी का मैरिज अंग्रेजों के पास में। ये गोंडी तो ऑस्ट्रेलिया में भी बोली जाती है। ये गोंडी तो आपका कंधार में भी बोली जाती है। कंधार का गोंडी नाम है कोंदाहार। कोंदा का मतलब होता है बैल। वो जो कंधार है वो बैला डीला के समान है, उसके ऐसे पहाड़ हैं, उसको कंधार बोलते हैं। कंधार शब्द गोंडी का है। वहां पे जो खैबर पख्तून है वो जो आदिवासी है, हमारे गोंड समाज के लोग हैं, वहां पे भी शोषण है। पूरे विश्व में आदिवासियों का शोषण है। जो वहां पे आपका पाकिस्तान में जो एलपीजी गैस निकलता है, वो गैस बाहर जाता है और वहां के आदिवासियों का विस्थापन हुआ है। यहाँ पे कोयला में आदिवासियों का विस्थापन हुआ है। तो जब तक भारत के आदिवासियों को धार्मिक आधार पर हम इकट्ठे नहीं करेंगे, हम ताकतवर नहीं हो सकते। हम कब हो सकते हैं? दूसरा क्या है? जातीयता। जातीयता कौन सबसे पहले खत्म करेगा? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या गोंडों की है, नियर अबाउट 3 करोड़। मैं अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा का राष्ट्रीय संस्कृति सचिव भी हूँ। जी। तो मैं 4-4, 5-5 लाख गोंडों के बीच में भी वक्तव्य देता हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है। तो हम सबसे पहले गोंड लोगों की जिम्मेदारी है कि हम बाकी के आदिवासियों को गले लगाकर उनको अपने कार्यक्रम में बुलाए। जब हम उनको अपने कार्यक्रम में बुलाना सम्मिलित करेंगे, उनके मुखिया लोगों को बुलाए शुरू में, तो वो उनके कार्यक्रम होंगे तो आपको बुलाएंगे कि नहीं? जब आप उनको बुलाएंगे, रिस्पेक्ट टू ईच अदर, रिकॉग्नाइज टू ईच अदर, एक दूसरे को सम्मान दीजिए। ऐसे ही जाति टूटती है। जाति ऐसे नहीं टूटती है कि वो अलग खाए और मैं अलग खाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
जाति को तोड़ने के लिए सबसे पहले गोंड समाज को आना पड़ेगा, क्योंकि वो इस देश का राजा है, उसके खून में राजाओं का है, और ये 1400 साल तक दिखाई देता है। हमारे पास इतिहास है, 1857, 2023 यादूराव से लेके आपका संग्राम तक का हमारे पास इतिहास है। कोई झुटला नहीं सकता, भारत का सबसे लंबा चलने वाला राज सत्ता का खून हमारे पास प्योर है। लेकिन वो राजाओं को वो छोड़ना पड़ेगा, जातीयता मानसिकता छोड़नी पड़ेगी, क्षेत्रीयता छोड़नी पड़ेगी। जाति मानसिकता अगर हम छोड़ेंगे, हम भैगा को भी अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे, उनको भी अपनाएंगे, बाकी खेरवार को भी बुलाएंगे, बाकी अन्य समाज को भी, आदिवासियों को बुलाएंगे। जब हम पहले आदिवासी इकट्ठे हो जाएंगे तो शेड्यूल कास्ट को भी बुलाएंगे, ओबीसी को भी बुलाएंगे। लेकिन जब हम खुद ही इकट्ठे नहीं होंगे तो हम कैसे दूसरे को बुलाएंगे? इसलिए धार्मिक आधार पर आदिवासी गोंड समाज को नेतृत्व करना पड़ेगा। एक आदिवासियों को एक धार्मिक आंदोलन चलाना पड़ेगा, और ये धार्मिक आंदोलन चलाकर आप अपनी गोंडी भाषा को बचा सकते हैं। गोंडी भाषा के ऊपर में मैंने पूरा लेख लिखा है, शोध ग्रंथ है, पूरे धर्म शास्त्रों को लेकर है, और पूरा तथ्यपूर्ण है, और उसमें कंपटीशन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके छपने के बाद किसी ने इनाम दे दिया है मेरे को, और 2012 से वो मेरे पीछे में है। देखते हैं कब आता है वो सामने में। तो ये चीजें हैं, जब सामाजिक काम करते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें बहकाई जा सकती हैं, लेकिन हमको बहकना नहीं है। हमको स्थिरता से अपने छोटे वाले जो जनरेशन है उसको इसी तरह से एजुकेट करना होगा, उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना पड़ेगा। जब वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे तब हम एक अच्छे समाज की व्यवस्था कर सकते हैं। और इन सब चीजों में हमारी एक चीज कमजोरी आती है, वो है शराब की कमजोरी। शराब की कमजोरी क्या है कि ज्यादातर अगर हम केस स्टडी देखते हैं तो हमारे पूर्वज लोगों ने किसी से उधार ले लिया, अब वो 25 रुपया उधार ले लिया, अब वो उधार खत्म नहीं हुआ तो उसका बेटा चुकाया, फिर उसके बाद उसका बेटा मर गया तो उसका पोता चुकाया। तो एक अंग्रेज ने लिखा है कि आज मेरे को यह निर्णय लेके बहुत खुशी हुई कि मैंने तीसरी पीढ़ी को वो 25 रुपए की गुलामी से बचाया। ये झारखंड का एक केस स्टडी है। उस अंग्रेज जज का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन हुआ क्या था कि शराब के नशे में एक महाजन ने उससे अंगूठा लगवा लिया, उसकी जमीन रख लिया 25 रुपए के एवज में। जमीन भी करता रहा, लेकिन वो कभी मूलधन वापस नहीं लिया, वो ब्याज लेता रहा। उसका बेटा भी मर गया, पोता आया तो केस गया, क्योंकि धीरे धीरे समाज में बढ़ती होती है, समाज में दिमाग आता है। तो उसका पोता गया कि भाई मेरा दादा के समय का है, अभी तक खत्म नहीं हुआ इसका कर्जा। इसी प्रकार भारत में आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारे महाजनों को छोड़ा जाता है, कर्जा दिया जाता है, लोगों को शराब पिलाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े राजघराने सिर्फ शराब के कारण नेस्तनाबूद हो गए। हमको ये मालूम है, हमारा ये मानना है कि गोंडी धर्म संस्कृति हमारे बहुत बड़े राजा रजवाड़े थे, लेकिन एक ही हमारी कमजोरी शराब के कारण क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा राजवाना गोंडवाना समाप्त हो गया। हम आपस में बैरी हो गए, हम अपना पूरा माल किसी को दे दिए। तो हमको ये इस चीज को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। इसके लिए भी हमारे को समाज में हमारे जीएसयू के कार्यकर्ता लोगों ने कार्यक्रम चलाना चाहिए कि शराब छोड़ो अभियान। भारत अपने समाज में अगर कोई शराब पीता है और शराब पी के अगर कोई रोड में नंगा नाचता है तो उसको समाज से बहिष्कृत करो। ऐसे व्यक्ति का कोई एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उसको काउंसलिंग करो, उसका समस्या क्या है उसका काउंसलिंग करो, उसको हेल्प करो। उसके बाद भी अगर बदमाशी करता है तो फिर उसको दंड देना चाहिए समाज में। अब ये चीज तो आ गई, लेकिन अगर हम धार्मिक आधार पर भी स्ट्रांग हो गए, शराब पीना भी छोड़ दिए, तो भी तो हमारी कमजोरी है, हम लोग अंगूठा लगाते हैं। इसलिए हमको शैक्षणिक आधार पर भी भारत में एजुकेट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज अगर कोई ज्यादा सबसे ज्यादा दुखी है, भारत ही नहीं विश्व में अगर कोई दुखी है तो उसका कारण है अशिक्षा। आदिवासियों में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? अशिक्षा की है। इसलिए हमको कसम खाना चाहिए कि हम अपने पीढ़ी को, हमारे बच्चों को आधा पेट खाएंगे, लेकिन अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे और हमारे बच्चों को एजुकेट करेंगे। जब हम अपने बच्चों को एजुकेट कर लेंगे, हमारे बच्चों को हम शराब के नशे से दूर कर लेंगे, धार्मिक आधार पर उसको स्ट्रांग कर देंगे, मजबूत समाज होगा कि नहीं?
जिसका समाज में धार्मिक आधार पे एक मजबूती होगी, जिसमें पूरे आदिवासी समाज हो, वो ताकतवर समाज हो जाएगा। जो शराब नहीं पिएगा वो बिकेगा नहीं, मजबूत समाज हो जाएगा। वो समाज जो एजुकेटेड हो जाएगा उसको कोई बेवकूफ बना पाएगा नहीं। फिर भी एक कमजोरी रह जाएगी, वो कमजोरी को हमको खत्म करना पड़ेगा। वो कमजोरी क्या है? गैर बराबरी की। इसलिए क्षेत्रीयतावाद, जातीयतावाद, संकीर्णतावाद को हमको समाप्त करना पड़ेगा। हम क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद को जब छोड़ देंगे तो फिर गुजरात का आदिवासी भी हमारा भाई हो जाएगा, महाराष्ट्र का आदिवासी भी हमारा भाई हो जाएगा, फिर वो शेड्यूल कास्ट का भाई भी हमारा भाई हो जाएगा, ओबीसी भी हमारा भाई हो जाएगा। जब तक कि हम मानसिकता ना खत्म करें। ये जातीयता है क्या? ये एक धारणा है। क्या है धारणा? किसी ने हमारे धारणा में डाल दी है कि ये ब्राह्मण है, ये पंडित जी है, ये सरदार जी है और ये मुसलमान है, ये टोपी पहनता है, ये पगड़ी पहनता है, ये जनेऊ पहनता है। ये तीनों समाज के बच्चों को लाइए, उसका पगड़ी निकाल दीजिए, एक का पोथी निकाल दीजिए, एक का टोपी निकाल दीजिए और तीनों बच्चों को खड़ा कर दीजिए। कोई बता पाएगा कौन जाति का कौन सा बच्चा है? नहीं। ये हमारा नोशन है, धारणा। ये धारणा डाली गई है हमारे दिमाग में, हमारे पुरखों की धारणा। क्या धारणा डाली गई? कि ये पीला पहना है मतलब गोंडी है, पीला पहना है मतलब गोंडी है। नहीं, ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक आधार है। इससे बड़ा कोई पावर नहीं होता। ये मातृ शक्ति और पितृ शक्ति का घोतक है। आप लाल और सफेद को मिलाइए तो पीला बनता है। पीला का मतलब बच्चा होता है, लाल का मतलब होता है रजस्वला से मां का खून, और सफेद का मतलब होता है बड़ा देव का वीर। सफेद और लाल से जब मिलता है तो ये पीला बनता है, और पीला का मतलब ये मातृ शक्ति और पितृ शक्ति का मिला हुआ रूप है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ताज है। इसलिए पीला को पीला नहीं बोलना चाहिए। ये मातृ शक्ति और पितृ शक्ति का घोतक है, और हमारे पास ये जब है तो बूढ़ा देव और बूढ़ी माई का ये ताज है। क्यों? क्योंकि मातृ शक्ति और पितृ शक्ति मिलते हैं तभी जन्म होता है। अब कोई मुख से पैदा हुआ हो, कोई पेट से पैदा हुआ हो, कोई हाथ से पैदा हुआ हो तो वो जाने, लेकिन हम ऐसे अकृत्रिम पैदा नहीं हुए हैं। हम मातृ शक्ति और पितृ शक्ति से पैदा हुए हैं, और उसका घोतक हम ये पीला। आप लाल कलर और सफेद कलर को मिला के देखिएगा कौन सा कलर बनता है। जब लाल कलर और सफेद कलर को मिलाएंगे तो पीला कलर बनता है। हमारे पुरखा लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत विद्वान थे। हमारे पुरखा लोग ज्ञानी नहीं थे, बहुत ज्ञानी थे। इसलिए वो हमारे लोगों को वहीं पर बसाए जहां भारत की नहीं विश्व की जहां धन संपदा है, जहां खनिज है, वहीं आदिवासी मिलता है। क्यों मिलता है? हमारे पूर्वज विद्वान थे, हमसे ज्यादा ज्ञानवान थे। हमारा आदिवासी बेल्ट वहीं पर है जहां पे पूरा भारत का माल खजाना है। वो ऐसे ही विद्वान नहीं थे, वो बहुत अंतर्यामी और ज्ञानी थे। वो मातृ शक्ति और पितृ शक्ति को मानते थे। धार्मिक आधार पर आपको इसलिए होना पड़ेगा कि बाबा साहब ने भी बुद्ध और धर्म में लिखा है कि बहुत ज्ञानवान हो जाओ, बहुत कुछ हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, लेकिन आत्मा को एक धर्म की आवश्यकता होती है शांति के लिए। अब वो धर्म कोई भी हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने बोला कि आप कोई से भी धर्म मान सकते हैं। तो हम अपना धर्म क्यों नहीं माने? हम अपना धर्म क्यों नहीं माने? जो हमारी माँ है, जो हमारे पिता है, जो हमारा घोतक है, जो जन्म से है, जब ये भूमि ही हमारी है, वो तो वहां पे भाषा है, वहां धर्म है, वो संस्कृति है। अब बुद्धा को ले लीजिए, बुद्धा किधर से निकला? किधर से निकला बुद्धा? गोंडवाना से निकला। बुद्धा की माँ का नाम क्या है? महामाया। किसकी बेटी है? कोलों की बेटी है। कोल कौन है? गोंडवाना का 56 में से एक आदिवासी का उपजाति है कोल। कोल कहीं बाहर से आया क्या? नहीं। कोल एक जाति है, वो आदिवासियों में है। उसकी बुद्धा की माँ का नाम क्या था? महामाया था। और बुद्धा कौन से वंश का था? शक वंश का था। शक का मतलब क्या होता है? सकराल। सकराल का मतलब होता है गरुड़। गरुड़ टोटम। आदिवासियों में टोटम सिस्टम होता है। जैसे मैं मरकाम हूं तो मेरा टोटम क्या है? सांड।
मेरा टोटम क्या है? सांड। जो नेताम है उसका टोटम क्या है? कछुआ। कछुआ। उसी प्रकार शक वंश का था महात्मा गौतम बुद्ध, मतलब सकराल, तो उसका वंश कौन सा था? गरुड़ का। और उस समय उनका कोल से विवाह होता था, इसका मतलब उस समय जाति व्यवस्था नहीं था, आदिवासियों में शादी हो होता रही थी। और गौतम बुद्ध ने छोड़ा क्यों? गौतम बुद्ध ने अपना राज सत्ता छोड़ा क्यों? वो सिर्फ इसलिए छोड़ा कि बात ये हो रही थी कि एक बीच में नदी है, उस तरफ माँ का खानदान रहता है, कोल लोग, इस तरफ शक रहते हैं, वो नदी का पानी के लिए लड़ाई होता था, तो वो बोले कि युद्ध करेंगे। तो उसका कहना था कि अगर उधर के मरेंगे भी तो मेरे माँ के खानदान के मरेंगे, इधर के भी मरेंगे तो मेरे मरेंगे, तो हम एक ही परिवार के मरे। इस चीज से यो वाके वो चला गया जंगल की तरफ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप देख लीजिए कि ये बुद्धा वंश भी अगर देखें तो हमारे गोंडवाना वंश से, तो ये सकराल गरुड़ टोटम है। इसी प्रकार हम ओबीसी के बहुत सारे लोगों का अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत सारा प्राप्त कर लिए गोंडवाना में। तो गोंडवाना से कोई छुपा नहीं है। गोंडवाना की संस्कृति को जो नहीं मानेगा वो जी नहीं सकता। गोंडवाना की संस्कृति एक साइंटिफिक आधार पर है। ये फेटा जो चला है इसको कैसे बांधते हैं? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं। इसको ऐसे बांधा सकते हैं क्या? बांधेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। आप ओलंपिक में जो दौड़ाते हैं खिलाड़ियों को, वो कैसे खिलाड़ते हैं? दाएं से बाएं दौड़ाते हैं। जी। उसको उल्टा दौड़ाएंगे तो एक ही राउंड में चक्कर आ जाएगा। आप हल चलाइए, हल भी ऐसे ही चलाया जाता है दाएं से बाएं, उल्टा चलाएंगे तो बैल मचला जाएगा। तो हमारे पूर्वजों ने वो संस्कृति दी जो प्रकृति की संस्कृति है। आप सांप को भी देख लीजिए कैसे बैठता है, वो उसमें आराम होता है, उसको दाएं से बाएं बैठता है ऐसा करके। पूरी संस्कृति और कल्चर आदिवासियों की, गोंडों की संस्कृति साइंटिफिक आधार पर है, धार्मिक आधार पर है और पूरे प्रकृति की रक्षा करने वाली है। हम अभी 750 लिखते हैं जी। ये 750 के अलावा अगर ये ओबीसी समाज भी हमारा आ जाता है, एससी समाज भी आ जाता है, तो 6743 जातियां होती हैं। तो एक साथ अगर ये लोग भी एक एक टोटम लेके आते हैं, देखिए धार्मिक आंदोलन कैसे हम लोग करेंगे। अगर ये लोग भी एक एक टोटम लेके आते हैं तो एक एक पशु, एक एक पक्षी और एक एक जल का रक्षा ये भी करेंगे, जैसे गोंड समाज करता है। अगर 750 लोगों को टोटम दिया है तो एक साथ 750 जी। पशुओं का, जी। पक्षियों का, जलचरों का रक्षा होता है। उसका गोंडी में मंत्र क्या है? जीवा पर्रो जीवा पिस्सीता। देखिए मैं गोंडी भाषी हूं, मैं बता रहा हूं। जीवा पर्रो जीवा पिस्सीता, इसका मतलब है एक जीव के ऊपर दूसरा जीव निर्भर है। जीवा पर्रो जीवा पिस्सीता, यानी पिस्सीता का मतलब निर्भर, बचना। जीवा पर्रो जीवा पिस्सीता मतलब एक जीव के ऊपर दूसरा जीव निर्भर है। जीवा सियेतुन हिले महवा, आने जो जननी है उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। जो फल देने वाला पेड़ है, जैसे मुर्गी है, मेरे यहां देखता था मैं कि हर संडे को अगर मान लीजिए मारना है तो फादर मुर्गियों को नहीं देता था, क्योंकि मुर्गी क्या है, अंडे देती है, उससे और बढ़ेगा, वो मुर्गा मारेगा। तो इसमें अगर देखिए साइंटिफिक आधार पे कि जीवा पर्रो जीवा पिस्सीता मतलब जीवन के ऊपर एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। जीवा सियेतुन हिलमा हुआ मतलब जो जीवन देती है, जो जननी है, उसको कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं हमारे लोग। एंड तीसरा लाइन क्या है? जीवा मतलब जो जीव आपका जान ले लेता है उसको बचाना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा साइंटिफिक आधार पे है कि जीवा पर्रो जीवा पिस्सीता माले मतलब जीव के ऊपर जीव निर्भर है। ऐसे जीव को नहीं मारना चाहिए जो जीवन देती है। उससे अगर पूरे प्रकृति को ले लें तो ऐसा फल का पेड़ नहीं काटना चाहिए जिससे फल निकलते हैं। कोई से भी अगर मादा है उसको रिस्पेक्ट मिलता है यहाँ पे, क्योंकि वो जननी है जी। किसी भी प्रकार, चाहे वो एनिमल्स में हो जाए, चाहे फल में हो जाए, चाहे पौधों में हो जाए, चाहे ह्यूमन बीइंग में हो जाए,
तो जननी को कितना रिस्पेक्ट दिया है धर्म ने कि जीवा पर रो जीवा पिसीता जीवा सियतुन हिल्म हवाने, जो जननी है उसको कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। जीवा यति तुन हिल पिसवा, लेकिन जो जान ले लेता है उसको बचाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आने स्ट्रांग भी है और नर्म भी है। जी जी आने कितना साइंटिफिक आधार है कि गोंडी समाज में धर्म के आधार पर बोलता है कि जो तुम्हारे समाज के लिए खतरा है, जो तुम्हारे कौम के लिए खतरा है, उसको बचाना नहीं चाहिए। उसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जो जननी है, जो जीवन देती है, उसको बचाना चाहिए। बचाना चाहिए। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, 2:30 बज गए हैं। मैं और कभी समय मिलेगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये तो एक चीज हुआ, लेकिन पुनः मैं जीएसयू के लोगों को बोलूंगा कि आप मेरे संपर्क में रहिए। मैं गोंडी भाषी हूं। मैं जूम नेटवर्क में सप्ताह में एक साथ 100 लोगों को अपने घर से बैठ के तुमको तुम्हारे घर में पढ़ा दूंगा। मैं यहीं पे सिंगरौली में अपने घर में बैठ के 100 लोग अगर मोबाइल ऑपरेट करने वाले हैं तो मैं उनको गोंडी हर सप्ताह में एक दिन पढ़ा दूंगा। मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं एक दिन दूंगा 1 घंटे का टाइम। तो जूम नेटवर्किंग में मैं अपने घर से पढ़ाऊंगा, आप लोग अपने जहां रहेंगे वहां पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार एक गोंडी भाषा का एक सिंगरौली में प्रचार प्रसार हो जाएगा। लोग गोंडी भाषा बोलना भी शुरू कर देंगे, धार्मिक आधार पर लोगों को जानकारी भी हो जाएगी। और दूसरी चीज, जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, जो अभी स्कूल जाने वाले हैं, उनको सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। उन सुविधाओं को कैसे दिलवाना है, ये समाज के कर्मचारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है और जीएसयू के लोगों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हम लोग जब तक सिंगरौली में रहेंगे निभाएंगे। इसी वादा के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ। धन्यवाद।